All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. आसमान में बिजली चमकने लगती है, तेज बारिश होने लगती है। पर्सियस अपने घर के गार्डन में खड़ा होता है। बारिश के पानी से वो पूरी तरह भीग जाता है। उसके चेहरे से वो इंतहाई परेशान लगता है। इतनी चालें चली हैं मैंने, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, फिर भी मौका होने के बावजूद उसने मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। उसके सबसे बड़े दुश्मन को उससे लड़ने के काबिल बनाने के बाद भी उसने मेरी जान बचाई। क्यों 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 बचाया तुमने मुझे? अब हम दोस्त नहीं, ये तो तुम भी जानते हो। शायद मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ना रखता, मगर तुम मेरे दोस्तों में से थे, हो और रहोगे। यहाँ से चले जाओ पर्सियस, पुलिस यहाँ पहुँचती ही होगी। पकड़े गए तो बहुत सख्त सजाएं मिलेगी। तो क्या मैं उस सजा का हकदार नहीं? तुमने जो भी किया है मेरे अगेंस्ट किया है, किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। पर्सियस कुछ दूर चलता है और फिर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। ताकत का मतलब बदल के रख दिया है हेरल्ड ने। सुपर हीरो, वो समझता क्या है खुद को? ये पावर सिर्फ उसे क्यों मिली और सिर्फ उसी को क्यों मिली? ऐसा तो कुछ खास नहीं उसमें, दिमाग की भी कमी है उसमें। तुम्हारे बाकी दोस्त इस बारे में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे वो? हेरल्ड की तारीफ करते तो थकते नहीं वो मुझे हेरल्ड के दोस्त कम फैन ज्यादा लग रहे हैं। सो वॉट, हेरल्ड के पास पावर्स है और मेरे पास नहीं। वो उसे उसकी पावर्स की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे अगेंस्ट। एक ना एक दिन मैं उस हेरल्ड को सबक सिखा के रहूंगा। वेल डन पर्सियस, तुम्हारे काम की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं। इतने कम टाइम में तुमने वो कर दिखाया है जो मेरे लोग 15 सालों में न कर सके। ये तो कुछ भी नहीं माय लॉर्ड, आपने मुझे समझा है, मुझे इम्पोर्टेंस दी है। आपके हर काम को पॉसिबल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो जाओ पर्सियस, तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट मिशन जल्दी मिल जाएगा। इतना कुछ किया है मैंने उसके अगेंस्ट, तो भी उसने मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। तो क्या उसने एक दोस्त का हर फर्ज पूरा नहीं कर दिया? क्या चाहता है मुझसे वो, या शायद कुछ भी नहीं? पर्सियस आसमान की तरफ देखता है, जहां काले बादल चांद और सितारों को छुपा देते हैं और पूरी तरह अंधेरा छाने लगता है। आसमान में एक बार फिर बिजली चमकती है और कुछ देर के लिए हर तरफ रोशनी नजर आती है। क्या मैं अभी तक गलत लोगों के साथ हूँ? क्या अपने गुस्से की आग में मैंने अपने आप को बदल लिया है? क्या मेरी जलन ने मुझे ऐसे कदम लेने पर मजबूर कर दिया है जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे? पर्सियस खड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। आज ताकत, शोहरत, सब कुछ हासिल कर लिया है मैंने, तो फिर मैं आज खुश क्यों नहीं? क्यों? शाम का वक्त होता है। हेरल्ड अपने घर की छत पर बैठा होता है। वो अपने हाथों में मौजूद फोन में एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो में एक न्यूज रिपोर्टर पैसिफिकस टावर की एंट्रेंस पे खड़ी होती है। Today I will be updating you all about the latest condition of Pacificus. पिछले कुछ हफ्तों से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जगह जगह हॉस्टेज सिचुएशंस, रॉबरीज एंड इवन असैसिनेशन अटेम्प्ट होते देखे गए। कुछ ही दिन पहले एक हॉस्पिटल पर अटैक करने की कोशिश की गई। उससे 3 दिन पहले हमारे अपने पुलिस चीफ पर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुई। कल रात शहर के सबसे बड़े बैंक में रॉबरी अटेम्प्ट हुई। एंड फाइनली आज सुबह एक स्कूल के स्टूडेंट्स को हॉस्टेज ले लिया गया। इसके अलावा भी शहर में कई और क्राइम्स देखे गए, पर फॉर्चुनेटली इन सिचुएशंस में से कोई एक भी ज़्यादा एस्केलेट नहीं हो सकी। ऑल थैंक्स टू आवर वेरी ओन सुपर हीरो फैंटम। शहर में क्राइम रेट ज़रूर इंक्रीज हुआ है, पर इट इज़ सेफ टू से कि फैंटम ने हर सिचुएशन को फेस करके पैसिफिकस के लोगों को प्रोटेक्ट किया है। बट द क्वेश्चन इज़, क्या ये क्राइम रेट किसी कोइंसिडेंस के सिवा और कुछ नहीं, या फिर इज इट अ पैटर्न? फैंटम के पैसिफिकस में देखे जाने के बाद शहर में क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्राइम रेट दोबारा इंक्रीज हो गया है। क्या ये सारे अटैकर्स एंड असैसिन्स कनेक्टेड हैं? देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी
that ये सारे इंसिडेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। इन सारे क्रिमिनल्स के दरमियान एक चीज़ कॉमन है, एंड दैट इज़ द सिंबल ऑफ अ स्वर्ड ऑन देयर आउटफिट। जी हाँ, इन्हीं कुछ हफ्तों में जितने भी क्राइम्स हुए हैं उन सारे सीन्स पर ये सिंबल देखा गया है। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या ये सिर्फ एक गैंग के मेंबर्स हैं जो एक सुपर हीरो की एग्जिस्टेंस होने के बावजूद भी पैसिफिकस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, और इज समथिंग डीपर अफर्ट? स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। हेरल्ड फोन अपने पॉकेट में रखता है। काश कि मैं ये कह सकता कि ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। काश कि मैं ये कह सकता कि मैं इस शहर में होने वाली हर प्रॉब्लम से डील कर लूँगा, मगर ऐसा नहीं है। मर्क्यूरियस पैसिफिकस के लोगों के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आया है जिसे रोकना मेरे बस में नहीं है। मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक सकता, और मेरी इस कमजोरी का नतीजा यहाँ के लोगों को भुगतना होगा। कुछ देर बाद जेनिफर सीढ़ियों से चलती हुई छत पर पहुंचती है और हेरल्ड के साथ बैठ जाती है। You're a hard person to find. Do you know that? तुम्हें कॉल्स की हैं, मैसेजेस किए हैं, पर तुमने रिप्लाई तक नहीं किया। तुम्हारे घर भी आई हूँ तो तुम यहाँ ऊपर बैठे हो। क्या कर रहे हो तुम? कब आई तुम? सिर्फ मैं नहीं, नीचे पूरा गैंग वेट कर रहा है। जल्दी करो, हम एक अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। एंड यू आर कमिंग विद अस। तुम लोग जाओ, आई एम नॉट इन द मूड। नो एक्सक्यूजेस। तुम चल रहे हो, मैं कुछ और नहीं सुनूंगी। फिलहाल नहीं जेनिफर, प्लीज। हैरल्ड, जब से मर्क्यूरियस को पावर्स मिले हैं तब से तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, जानबूझ के अकेले रहना। दिस इज नॉट यू। तुम उस वक्त से ठीक से सोए भी हो? देखो तो सही, तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। मेरा सोना, एंजॉय करना या लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना इतना जरूरी नहीं है जेनिफर। डोंट यू सी, ये सारे क्राइम्स, सारी प्रॉब्लम्स, इस सब के लिए मर्क्यूरियस के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और मर्क्यूरियस कहीं भी नहीं देखा गया। वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, मैं इस सब में कुछ भी नहीं जानता। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं कोशिश करने के बाद भी छोटा पड़ जाऊंगा। इस सब के बीच में मैं एंजॉय करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? और इस तरह खुद को अकेला कर देने से, पूरा पूरा दिन इस चीज़ को अपने सर पर सवार कर लेने से कोई सॉल्यूशन निकल आएगा? डोंट यू रियलाइज हैरल्ड, ये सब करके तुम सिर्फ अपने आप को हर्ट कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं और क्या करूं जेनिफर? किसी सोल्यूशन पर फोकस करने के सिवा और रह भी क्या गया है मेरे पास? इट्स सिंपल एज दिस। आज अगर मर्क्यूरियस शहर पर अटैक कर दे तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। आज अगर वो मुझसे लड़े तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, और मुझे इस सब का सोल्यूशन ढूंढना है। डोंट यू अंडरस्टैंड? यहाँ के लोग मेरे भरोसे हैं। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकता हूं। तुम्हें पता, आज जब मैं उन स्कूल चिल्ड्रन को उन क्रिमिनल्स से बचा रहा था तो एक बच्चे ने मुझे क्या कहा? उसने मुझे थैंक्स कहा। उसने कहा कि उसे डर जरूर लग रहा था, मगर उसे इस बात का पूरा यकीन था कि मैं उसे और उसके दोस्तों को बचाने जरूर आऊंगा और उन क्रिमिनल्स को पीटकर जेल भिजवा दूंगा। हाउ सिंपल। हेरल्ड बेचारगी के आलम में जेनिफर की तरफ देखता है। उनका भरोसा और दिल टूट जाएगा जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं उन्हें हर बुराई से नहीं बचा सकता। उनकी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाएंगी जब वो मुझे मर्क्यूरियस के सामने बेबस पाएंगे। उनकी मासूमियत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि फैंटम कोई प्रोटेक्टर नहीं बल्कि सिर्फ एक स्पीड बम्प है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर क्या करूँगा मैं? मर्क्यूरियस लोगों की जानें लेने से पहले उनकी उम्मीद, उनका भरोसा, उनकी प्रोटेक्शन सब कुछ तबाह कर देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेरल्ड की आंखों में आंसू नजर आने लगते हैं। मैं क्या करूं जेनिफर? मैं क्या करूं? मैं मर्क्यूरियस के आगे कमजोर हूं। मैं यहाँ के लोगों को उससे नहीं बचा पाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ के लोगों ने मुझे सब कुछ दिया है, भरोसा, प्यार, एक्सेप्टेंस, और बदले में सिर्फ हिफाजत मांगी है। और अगर मैं उन्हें वो भी ना दे पाऊं तो मेरी ये ताकत किस काम की? कौन फैंटम? कहाँ का फैंटम? किस लिए है ये फैंटम? हैरल्ड, यू नीड टू काम डाउन। तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ देर के लिए तुम्हें ये सब भूलना होगा। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल गेट बेटर सून। तुमने मर्क्यूरियस की ताकत देखी है, बट तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है, और उसके आगे मर्क्यूरियस कभी नहीं जीत पाएगा। मुझे नहीं लगता तुमने ऐसा कुछ देखा होगा। देखा है, और रोज देखती हूँ। तुम्हारा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पैशन, उन्हें सेफ रखने की डिज़ायर, तुम्हारी बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के खुद को सेक्रीफाइस कर देने की एबिलिटी। तुम्हें क्या लगता है हैरल्ड
कितने लोग अपनी परवाह किए बगैर दूसरों के लिए कुछ करते होंगे, कितने लोग बगैर कुछ मांगे, बगैर कुछ मिले अनजान लोगों के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते होंगे। तुम फैंथम सिर्फ अपनी पावर्स की वजह से ही नहीं, यू आर फैंथम बिकॉज ऑफ योर गुडनेस, बिकॉज ऑफ योर लव फॉर द पीपल। मर्क्यूरियस तुमसे शायद ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो तुमसे ये सब कभी नहीं छीन पाएगा। एंड डू यू नो व्हाट आई थिंक? आई थिंक यू विल विन। आई थिंक जब भी मर्क्यूरियस तुम्हें फेस करेगा वो तुमसे हार जाएगा, चाहे वो तुमसे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और ये ओपिनियन सिर्फ मेरी नहीं है, ये ओपिनियन और ये बिलीव शहर के हर एक इंसान की है। हेरल्ड उसे हैरत से देखता है। जेनिफर खड़ी होती है। अब जल्दी करो, यहाँ बैठकर तुम्हें नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं सोचना। यू नीड टू चीयर योरसेल्फ अप। अपना ख्याल नहीं रखोगे तो मर्क्यूरियस से कैसे लड़ोगे? पर नो बट्स, तुम चल रहे हो एंड दैट्स फाइनल। हेरल्ड हार मान कर खड़ा होता है। फाइन फाइन, चलो। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ चलते हैं और नीचे उतरकर घर के लिविंग रूम की तरफ जाते हैं, जहां आर्थर, मलकम, रोमा और ओलिविया बैठे होते हैं। बहुत मुश्किल से लाई हूँ उसे, अब जल्दी चलो, इससे पहले कोई और एक्सक्यूज देकर भाग जाइए। अच्छा, अब ऐसी बात है हेरल्ड? कैसी बात है? हम इतने दिनों से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे और तुम नहीं माने, मगर जेनिफर की बात मान गए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं इसे। What can I say? She is very stubborn. वो अपनी बात मनवा के ही रहती है। मनाने वाले पे डिपेंड करता है। खैर, तुमसे कुछ और एक्सपेक्टेड भी नहीं था। चलो अब जल्दी। मर्क्यूरियस और डायना एक ऑफिस में बैठे होते हैं। बेन, ब्रूस और डैनियल उनके साथ बैठे होते हैं। कुछ दूर पर्सियस अपना सर झुकाए बैठा होता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। दिस इज ग्रेट। शहर में अटैक्स की वजह से लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन वह फैंटम हर हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। करने दो उसे हासिल कुछ दिनों की कामयाबी। ये सब हमारे प्लान का एक हिस्सा है। जब तक मैं अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर लेता, तब तक हमें फैंटम को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो मुझे ढूंढने की बजाय शहर में होने वाले सभी अटैक्स पर फोकस करे। दूसरे लोग हमेशा से हेरल्ड की कमज़ोरी रहे हैं। लोगों को मुसीबत में डालकर हम उसे डिस्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर उसने अटैक्स के सोर्स को रोक लिया तो अटैक्स अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जिस दिन उसे ये रियलाइज़ होगा, तब तक मैं अपनी ताकत पर पूरी तरह काबू पा लूँगा। नो डाउट, बहुत जल्द पैसिफिकस हमारे कंट्रोल में होगा और फैंटम की एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेन, ब्रूस, क्या तुम दोनों तैयार हो? जी हाँ माय लॉर्ड, इस बार कोई गलती नहीं होगी। डायना, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे इक्विपमेंट्स को एक बार रीचेक करो। हम इस मोड पर कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, I'll do that right now. वो सब मर्क्यूरियस के सामने अपना सर झुकाते हैं और उठकर वहाँ से चलते हैं। डैनियल, पर्सियस, तुम दोनों यहीं रुको। बाकी सब ऑफिस से बाहर जाते हैं। डैनियल और पर्सियस मर्क्यूरियस की तरफ देखते हैं। डैनियल, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? जी हाँ माय लॉर्ड। एक भी गलती होने पर सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या है तुम कर सकते हो डैनियल? क्योंकि अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हें मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। माय लॉर्ड, मुझ पर भरोसा रखें, ये मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहेगा तब तक जब तक फैंटम इंटरफेयर ना करे। फैंटम को ब्रूस और बेन संभाल लेंगे। वो तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। जब तक वो वहाँ पहुँचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो फिर इस मिशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा माय लॉर्ड। पर माय लॉर्ड, आप ये करना क्यों चाहते हैं? इससे पैसिफिकस या पैसिफिकस के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर इससे फैंटम को हर तरह से फ़र्क पड़ेगा पर्सियस। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसे हराना और भी आसान हो जाएगा। याद रखना, इस मिशन की कोई भी खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये मिशन सिर्फ तुम दोनों के दरमियान ही रहेगा। एज यू कमांड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, क्या पर्सियस भी मेरे साथ जाएगा? वो एक फाइटर नहीं है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सियस तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डैनियल। मर्क्यूरियस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। आफ्टर ऑल, हेरल्ड ऑस्टिन के दोस्तों को यहाँ पर्सियस से बेहतर कौन जानता होगा? हेरल्ड अपने घर से बाहर निकलता है। रात के अंधेरे में तेज हवाएं चल रही होती हैं। हेरल्ड यहाँ वहाँ चलने लगता है। वो टाइम ही अच्छा था जब रात में बाहर निकलने पर सिर्फ मॉम की डांट का डर होता था। अब तो ना दिन में सुकून है और ना रात में नींद। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा।
हेरल्ड अपनी पॉकेट से अपना फोन बाहर निकालता है और स्क्रीन पर पर्सियस का नाम देखकर हैरान रह जाता है। Perseus? वो भी मुझे कॉल कर रहा है इस टाइम? What's going on? हेरल्ड फोन उठाता है। हेलो? ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं अब भी क्यों बता रहा हूँ मैं भी नहीं जानता। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? अपने दोस्तों के आसपास रहो हेरल्ड, उनकी कदर करो, क्योंकि कुछ दिनों में जो होने वाला है अगर उसे तुम ना रोक पाए तो पूरी जिंदगी अफसोस करते रहो। क्या मतलब है तुम्हारा? मर्क्यूरियस जेनिफर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट करने वाला है। हेरल्ड की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। What? जेनिफर पे? What the hell? मैं कैसे मान लूं कि ये मूनलाइट, रूम 204। हेरल्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये तो जेनिफर का होटल और रूम नंबर है, राइट? तुम्हें क्या लगता है हेरल्ड, ये कोई मजाक है? एक ही शहर में रहते हुए वो मर्क्यूरियस और डायना ब्लैकस्टोन से छुप नहीं सकती। हम उसकी लोकेशन तब से ही जानते हैं जब से वो घर छोड़कर होटल में रहने लगी थी। मगर असैसिनेशन अटेम्प्ट कहाँ होगी ये तुम जानते हो, लेकिन ये कब होने वाली ये तो मैं भी नहीं जानता। स्टे अलर्ट हेरल्ड, क्योंकि आने वाले दिन सब कुछ बदल के रख देंगे। हेलो पर्सियस, पर्सियस! हेरल्ड गुस्से से फोन अपनी पॉकेट में वापस रखता है। Damn it! हेरल्ड और उसके दोस्त मलकम के लैब में बैठे होते हैं और फिर उसने फोन काट दिया। जेनिफर पर एसोसिनेशन अटेम्प्ट, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है, मर्क्यूरियस की पहुंच काफी ऊंची है। अगर वो चाहे तो वो ये करवा तो सकता है। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? जेनिफर की मॉम तो खुद मर्क्यूरियस के साथ मिली हुई है ना। ठीक है, उन्होंने जो भी किया वो सही नहीं था, मगर इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो जेनिफर से प्यार नहीं करती। नो डाउट उसकी मॉम काफी क्लोज थी उससे इस सब से पहले। ताकत के लालच में वो ये सब तो कर सकती है, मगर अपनी ही बेटी को एसोसिनेट करवाने में हेल्प करना, आई डोंट थिंक ऐसा वो कर सकती है। डोंट यू थिंक ये बातें हमें जेनिफर के सामने करनी चाहिए थी? इस तरह उससे छुपते छुपाते ये सब डिस्कस करना ठीक नहीं। हमें उसके आने का वेट करना चाहिए। नहीं, वो नहीं आएगी। मैंने उसे इन्फॉर्म नहीं किया कि हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। मगर क्यों? ये डिस्कशन उसी के बारे में तो है। Think about it. जब उसे पता चलेगा कि उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाले है, तो वो सबसे पहले क्या सोचेगी? वो जरूर अपनी मॉम के बारे में सोचेगी और ये सब उसे हर्ट करेगा। वो पहले ही एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रही है। उसके और उसकी मॉम के झगड़े के बाद जब उसे ये सब पता चलेगा तो उसकी स्ट्रेस और बढ़ जाएगी। मगर उसे ना बताना भी तो सही नहीं। She has to be careful. मैं उसे इस सब से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर असैसिनेशन अटेम्प्ट होती भी है तो ऐसा करने वाले को पहले मुझसे गुजरना होगा, और अगर अटेम्प्ट होती ही नहीं है तो बिला वजह उसे स्ट्रेस देकर क्या फायदा? वो फिलहाल अपने होटल में सेफ है और मैं नहीं चाहता कि वो इनसिक्योर फील करने लगे। स्पीकिंग ऑफ होटल, ये बात उन्हें कैसे पता चली कि जेनिफर कहाँ रह रही है? ये तो हमें भी नहीं मालूम था, सिर्फ हैरिट को पता था। तो तुम्हारा पॉइंट क्या है? अगर उन लोगों ने ये सब एक्चुअल में पता लगाए तो माइट बी पॉसिबल कि उनका कोई प्लान हो। तुम्हें लगता है वो लोग असैसिनेशन अटेम्प्ट एक्चुअल में करेंगे? नहीं, असैसिनेशन अटेम्प्ट तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। तो तुम सबको यही लगता है कि पर्सियस झूठ बोल रहा है और कोई अटेम्प्ट नहीं होगी? लॉजिक तो यही कहती है। तो अब आई थिंक हमें जेनिफर से कांटेक्ट इंक्रीज करना होगा। रोमा और अलीफिया, तुम दोनों ये काम कर सकती हो। कोशिश करो कि तुम्हें उसके बारे में पता चलता रहे कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। पर हर वक्त तो ऐसा करना मुश्किल है। पता है, जिस टाइम तुम लोग ये सब नहीं कर सकते उस टाइम हेरल्ड ये सब करेगा। गुड आइडिया। वैसे भी वो तुम तीनों से सबसे ज्यादा क्लोज है। तो फिर इट्स डिसाइडेड, हम सब जेनिफर से कांटेक्ट इंक्रीज करेंगे, लेकिन उसे इस सब के बारे में नहीं बताएंगे। ओके देन, फिलहाल आई थिंक हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। You're probably right. बाकी बातें कल सुबह करते हैं। रोमा, ओलिविया और आर्थर घर के दरवाजे से बाहर जाते हैं। तुम मेरे साथ लैब में चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो। वो दोनों सीढ़ियों से बेसमेंट में उतरते हैं और लैब में पहुंचते हैं। What is it? क्या तुमने वो डिवाइस पूरी कर ली? नहीं, उसमें तो टाइम लगेगा। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मलकम एक ड्रॉअर खोलता है और उसमें से 2 हैंडकप्स बाहर निकालता है। देखो इन्हें, ये किसी भी सोर्स के एनर्जी के लेवल को सप्रेस करती हैं जब तक उसका लेवल 0 या उससे कम ना हो जाए। मतलब ये तुम्हारी और तुम्हारे जैसी पावर्स को सप्रेस कर सकती है। इस हद तक कि उन पावर्स का होना ना होना एक ही बात है। ये हैंडकफ्स जिसके भी हाथों पर एक बार अटैच हो गए वो इस टाइप की पावर्स यूज ही नहीं कर पाएगा। तुम्हारा प्लान क्या है? इस सबसे करना क्या चाहते हो तुम? अगर तुम ये मर्क्यूरस पर अटैच कर दो तो वो उसकी पावर्स कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। फिर तो तुम्हें मर्क्यूरस से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेरल्ड के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। मैं ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैल्कम उसे हैरत से देखता है। क्यों नहीं करोगे? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मर्क्यूरियस मौत के सिवा और कुछ डिजर्व नहीं करता और उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तुम पागल हो गए हो? यहाँ तुम्हारे बदले से ऊपर और भी बहुत सी चीजें हैं हेरल्ड। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ये हैंडकफ्स उसकी ताकत छीन सकती हैं, उसकी जिंदगी नहीं। मैल्कम गुस्से से उसे देखता है। और तुम उसे किस तरह मारोगे? बताओ, उसकी ताकत देख चुके हो तुम। वो तुम्हें आसानी से हरा सकता है, तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है वो। इन हैंडकफ से तुम उसे रोक सकते हो, पर सिर्फ अपने बदले की वजह से। मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैल्कम खड़ा होता है। जो तुम्हारे दिलवाए करो, अभी तुम्हें समझाना बेकार है। जब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी हम तब बात करेंगे इस बारे में। हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। मैं इन हैंडकफ्स का यूज नहीं करूंगा एंड दैट इज फाइनल। तो फिर तोड़ दो इन हैंडकफ्स को, या कहीं फेंक दो, या फिर इसके टूटे फूटे हिस्से मर्क्यूरियस को भिजवा दो और साथ में क्लटर भी भिजवा देना अगर चाहो तो। कर लूंगा जो मुझे करना होगा। मैल्कम गुस्से से कुछ कहने लगता है मगर फिर चुपचाप लैब से बाहर चला जाता है। हेरल्ड हैंडकप्स उठाता है और एक टेबल की तरफ बढ़ता है। वो एक हाथ में हैंडकप पकड़ता है और दूसरे हाथ में एनर्जी बॉल बनाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आता है मगर कुछ देर बाद वो गुस्से से हैंडकप्स टेबल पर रखता है और उसके हाथ में मौजूद एनर्जी बॉल डिसॉल्व हो जाती है। वो टेबल का एक और ड्रॉयर खोलता है और एक वायल और सिरिंज बाहर निकालता है। वो सिरिंज अपने बाजू में इंजेक्ट करता है और उसके बाजू से खून बहने लगता है। वो खून के कई ड्रॉप्स वायल में कलेक्ट करता है और वायल के पूरी तरह भर जाने के बाद उसे बंद करके ड्रॉयर में रखता है। वो टेबल से हैंडकप्स उठाकर उसी ड्रॉयर में रख देता है। रात के अंधेरे में एक ऊंची बिल्डिंग के करीब एक गाड़ी रुकती है। डैनियल बाहर निकलता है। उसकी बेल्ट पर कई हथियार अटैच्ड होते हैं। उसने कमर पर एक जेट पैक पहना हुआ होता है। एक और आदमी बाहर निकलकर डैनियल के साथ खड़ा हो जाता है। डैनियल उस आदमी को एक डिवाइस देता है। इससे तुम मुझे मॉनिटर कर पाओगे। अगर कोई भी रुकावट मेरे सामने आती है तो तुम्हें क्या करना है तुम ये जानते हो। डैनियल जेट पैक के सहारे ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। वो उड़ता उड़ता बिल्डिंग की कई खिड़कियों को पीछे छोड़ जाता है। कुछ देर बाद वो एक खिड़की के करीब रुकता है और अपनी बेल्ट से लेजर कैनन निकालता है। वो लेजर कैनन खिड़की की तरफ पॉइंट करता है। अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो जेनिफर ब्लैकस्टोन। कुछ ही मिनट हैं और तुम्हारे पास। आज रात तुम बच नहीं पाओगी। हेरल्ड फैंटम के रूप में उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इन लोगों को हमेशा रात में ही हमला क्यों करना होता है? इससे ख्याल नींद खराब हो जाती है। स्टार्स क्या है? मर्क्यूरियस के लोग शहर में हैं। इस बार 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप शहर में अटैक कर रहा है। मैं दूसरे ग्रुप के लिए परेशान हूँ। क्यों? ऐसा क्या कर रहे हैं वो? दूसरा ग्रुप पैसिफिकस टावर के ऊपर है। उनके पास एक रिमोट बम है। उन्होंने ये डिमांड की है कि तुम्हें उनके पास 15 मिनट में पहुंचना होगा, वरना वो बम एक्टिवेट कर देंगे। मर्क्यूरियस उनके साथ है? नहीं, वो कहीं भी नहीं दिखा। गद्दन, इन लोगों को रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हेरल्ड तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता है। वो अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल चार्ज करता है। जमीन से कुछ ही फासले पर वो एनर्जी बॉल लॉन्च करता है, जहां कई आदमी मशीन गन्स लिए खड़े होते हैं। एनर्जी बॉल एक्सप्लोड होती है और कई आदमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। हेरल्ड जमीन पर उतरता है और बचे हुए आदमी उस पर हमला करने लगते हैं। हेरल्ड पर गोलियों की बरसात होने लगती है। गोलियां उससे टकराकर नीचे गिरती हैं। हेरल्ड अपनी जगह से गायब होता है और अचानक से उन आदमियों के दरमियान पहुंचकर उनसे लड़ने लगता है। कुछ ही देर में वो उन सबको पीट कर बेहोश कर देता है। हेरल्ड अचानक से खुद को एक बैरियर में घेरता है और एक लेजर बीम उससे टकराकर डिसॉल्व हो जाती है। वो पीछे मुड़ता है और बेन को सामने खड़े देखता है। हेरल्ड अचानक से उसके पास पहुंचकर उसे एक मुक्का मारता है। दर्द से बेन अपनी आंखें बंद कर लेता है। हेरल्ड उसे अपनी पूरी ताकत से ऊपर फेंकता है। बेन तेजी से आसमान में ऊपर उड़ता हुआ जाता है। हेरल्ड एक एनर्जी बॉल उस पर फेंकता है। एनर्जी बॉल उससे टकराकर एक्सप्लोड होती है और बेन प्रेशर की वजह से तेजी से उड़ता हुआ आगे जाता है। अब इस बॉम्ब वाले ग्रुप को देखते हैं। पैसिफिकस टावर की छत पर ब्रूस और उसके आदमी खड़े होते हैं। ब्रूस के हाथों में एक रिमोट होता है। ब्रूस उसे जोर से जमीन पर फेंकता है और वो रिमोट टूट जाता है। वो मुस्कुराकर इधर उधर देखता है। कुछ दूर एक बड़ा सा बॉम्ब पड़ा होता है।
ब्रूस अचानक से ऊपर की तरफ देखता है, जहां से एक शख्स उनकी तरफ बढ़ता है। वो शख्स करीब आने पर पूरी तरह दिखने लगता है। बेन को उड़ते हुए देखकर उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। बेन तेजी से टावर की छत पर क्रैश होता है और बेहोश हो जाता है। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद हैरल्ड टावर की छत पर उतरता है। अगर उसकी हालत में खुद को नहीं देखना चाहते तो वो बॉम्ब मुझे दे दो। इतनी सी बात, जाओ ले लो। ध्यान से हैरल्ड, ये ट्रैप भी हो सकता है। हैरल्ड आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। वो बॉम्ब को अपने हाथों में लेता है। वो ब्रूस की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। हैरल्ड वहाँ से उड़कर उस जगह को पीछे छोड़ देता है। हैरल्ड, वो बम एक टाइम बम है और किसी भी वक्त फटने वाला है। तो इसीलिए उसने मुझे वो लेने दिया। मगर तुमने तो कहा था कि वो एक रिमोट बॉम्ब है। मैंने तुम्हें वो बताया था जो उन लोगों ने डिमांड्स में एक्सप्लेन किया था। अब इन सब चीजों का टाइम नहीं है, कुछ करो। मुझे इसे शहर से बाहर ले जाना होगा। उसका टाइम नहीं है, बॉम्ब को ध्यान से देखो। उसका टाइमर 1 मिनट 14 सेकंड्स है। 1 मिनट में तुम उससे ज्यादा दूर नहीं ले जा सकोगे। Damn it. हैरल्ड अपने आसपास एक बैरियर बनाता है और तेजी से ऊपर उड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर उसकी नजरों से गायब हो जाता है। हैरल्ड और ऊपर उड़ता है। बॉम्ब के टाइमर पर 33 सेकंड्स दिखाई देते हैं। Well, एटलीस्ट मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैंने अपने सामने एक लाइव बॉम्ब फटते देखा और फिर भी जिंदा बच गया। बॉम्ब जोर से बॉम्ब के फटने का प्रेशर हैरल्ड को दूर फेंकता है। हैरल्ड हवा में उड़ते उड़ते अपने आप को संभालता है। तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन जिन लोगों ने हरकत की है वो ठीक नहीं रहेंगे। हैरल्ड तेजी से जमीन की तरफ बढ़ता है। कुछ ही सेकंड्स में वो पैसिफिकस टावर की छत पर उतरता है, जहां पुलिस ऑफिसर्स पहले से खड़े होते हैं और बेन, ब्रूस और उनके आदमियों को कस्टडी में लेते हैं। ब्रूस फैंटम को देखकर मुस्कुराता है। तुम हार गए फैंटम। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें हमें हराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मानो ये मिशन तुम्हें जीतने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। ब्रूस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। सोचो, मैं, बेन और डैनियल तीनों हर मिशन में एक साथ ही होता है। लेकिन आज तुम्हें यार डैनियल नजर नहीं आ रहा होगा। तो जरा सोचो, वो यहाँ नहीं है तो और कहाँ है? हैरल्ड जम कर रह जाता है। No, not that. जो मैं सोच रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं हो सकता। It's just a misunderstanding. मर्क्यूरियस जेनिफर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट करने वाला है। What? जेनिफर पे? What the hell? मैं कैसे मान लूं कि ये सच? मूनलाइट, रूम 204। ये तो जेनिफर का होटल और रूम नंबर है, राइट? तुम्हें क्या लगता है हैरल्ड, ये कोई मजाक है? एक ही शहर में रहते हुए वो मर्क्यूरियस और डायना ब्लैकस्टोन से छुप नहीं सकती। हम उसकी लोकेशन तब से ही जानते हैं जब से वो घर छोड़कर होटल में रहने लगी थी। मगर असैसिनेशन अटेम्प्ट कहाँ होगी ये तुम जानते हो, लेकिन ये कब होने वाली ये तो मैं भी नहीं जानता। स्टे अलर्ट हैरल्ड, क्योंकि आने वाले दिन सब कुछ बदल के रख देंगे। Damn it! हैरल्ड बिजली की तेजी से वहां से उड़ता है और उस जगह को पीछे छोड़ देता है। मालकम, जेनिफर को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। जेनिफर को? पर क्यों? Just do it! हैरल्ड खुद को एनर्जी में घेरता है और अपनी रफ्तार बढ़ाता है। वो फोन नहीं उठा रहे। जेनिफर होटल के कमरे में टीवी देख रही होती है। अचानक से कमरे की खिड़की टूट जाती है। कांच के टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। जेनिफर खौफ से जल्दी से खड़ी होती है। What the hell? डैनियल जेट पैक के सहारे उड़ता हुआ कमरे में उतरता है। उसके हाथों में लेजर कैनन देखकर जेनिफर तेजी से वहां से भागने लगती है। डैनियल लेजर कैनन फायर करता है। कमरे में पड़ी चीजें टूटने लगती हैं। जेनिफर खौफ से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। डैनियल उस पर लेजर कैनन पॉइंट करता है और वो कांपते हुए एक जगह पर खड़ी हो जाती है। जेनिफर कुछ कहने की कोशिश करती है। खौफ से उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। Why are you doing this? लॉर्ड मर्क्यूरियस की हिट लिस्ट पर तुम्हारा नाम है, और एक बार किसी का नाम जब उस हिट लिस्ट पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। तुमने फैंटम का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। Even if you kill me today, I won't regret my decision. डैनियल उस पर लेजर कैनन फायर करता है। अचानक से कमरे की दूसरी खिड़की टूट जाती है। हैरल्ड बिजली की तरह उड़ता हुआ कमरे में आता है और डैनियल को एक लात मारकर दूर फेंकता है। उड़ती हुई एक एनर्जी बॉल जेनिफर की तरफ बढ़ती हुई लेजर बीम से टकराती है और उसे डिसॉल्व कर देती है। जेनिफर हैरत से ये सब देखती है।
हेरल्ड जमीन पर उतरता है और डैनियल की तरफ बढ़ता है, जो उठकर खड़ा होता है। हेरल्ड को देखकर वो खौफ से थरथराने लगता है। हेरल्ड उसकी तरफ बढ़ता है। डैनियल खौफ से लेजर कैनन उस पर बार-बार फायर करता है। हेरल्ड एक बैरियर बनाकर सारी लेजर बीम्स को रोक लेता है। वो डैनियल को कॉलर से पकड़ के उठाता है। हेरल्ड उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर कमरे की एक दीवार की तरफ फेंक देता है। वो जेनिफर की तरफ बढ़ता है, जो तेजी से उसकी तरफ भागती है। जेनिफर रोने लगती है। हैरल्ड, he was about to kill me. उसने मुझ पर वो लेजर भी फायर किया, but I tried to run away. लेकिन उसने कहा कि Hey, calm down, relax. कुछ नहीं होगा तुम्हें, संभालो खुद को। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। No, Harold, you don't understand. उसने कहा कि मर्क्यूरियस मुझे। जेनिफर, भरोसा है ना मुझ पर? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो यहाँ से, ये जगह अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं। अचानक से खिड़की से एक और आदमी अंदर आता है। इससे पहले कि हेरल्ड कुछ कर सके, वो आदमी कमरे में एक डिवाइस फेंकता है। डिवाइस के गिरते ही कमरे में एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। हेरल्ड जेनिफर के सामने खड़ा होकर एक बैरियर बनाता है, मगर एक्सप्लोजन के प्रेशर से जेनिफर उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। वो आदमी 2 गोलियां चलाता है। हेरल्ड तेजी से जेनिफर की तरफ बढ़ता है। वो एक गोली को अपने हाथ में पकड़ लेता है, मगर एक गोली जेनिफर के सीने में जा लगती है। जेनिफर! हेरल्ड एनर्जी बॉल फेंककर उस आदमी को टारगेट करता है। एनर्जी बॉल के लगते ही वो आदमी बेहोश हो जाता है और हेरल्ड जेनिफर की तरफ बढ़ता है। जेनिफर, उठो जेनिफर, ओपन योर आईज जेनिफर। जेनिफर की आंखें बंद होती हैं। उसके आसपास की जमीन खून से भर जाती है। हेरल्ड उसे उठाता है और उड़ते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। इस वक्त पैनिक करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में हेरल्ड और उसके दोस्त बैठे होते हैं। रोमा और ओलिविया रो रही होती हैं। आर्थर की नजरें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी होती हैं। हेरल्ड एक कोने में सर झुकाए खड़ा होता है। मैल्कम उसके साथ खड़ा होता है। तुम सबके सब संभालो अपने आप को, उसे कुछ नहीं होगा, देखना बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अगर हेरल्ड को थोड़ी और देर हो जाती उसे यहाँ लाने में, तो वो शायद जिंदा भी ना बचती। तो फिर कैसे ठीक हो जाएगी वो? इतने सालों में एक बार भी नहीं सोचा था कि जेनिफर इस तरह, इस हालत में। ये सब क्या हो गया? This is all my fault. टाइम पर पहुंचने के बावजूद भी मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। बस एक बेवकूफ की तरह वहां खड़ा रहा और उससे अश्योर करता रहा कि उसे कुछ नहीं होगा। मुझे उसे उसी वक्त वहां से ले जाना चाहिए था। ना मैं टाइम वेस्ट करता और ना वो दूसरा आदमी उसे शूट कर पाता। All of this is my fault. तुम जो कर सकते थे तुमने किया हेरल्ड। इसमें हमारा या फिर तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं। इस तरह खुद को ब्लेम मत करो। क्या वो चाहेगी कि तुम ऐसे खुद को हर्ट करो? तो और क्या करूं? हेरल्ड के हाथ कांपने लगते हैं। इतनी ताकत होने के बाद भी मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। वो मेरी जिंदगी में क्या है तुम ये जानते हो। अगर आज उसे कुछ हो गया तो क्या करूंगा मैं? एक और दरवाजे से एमिली बाहर निकलती है। Is everything okay? क्या कहा डॉक्टर ने? उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। गोली उसके हार्ट से कुछ फासले पर लगी है। अगर गोली कुछ सेंटीमीटर्स ऊपर लगी होती तो वो इस वक्त यहाँ ना होती। मगर ऐसा हुआ तो नहीं ना? जब हेरल्ड उसे हॉस्पिटल लाया तो शी वॉज स्टिल अलाइव। वो ठीक तो हो जाएगी ना? गोली उसके हार्ट पे तो नहीं लगी ना? तो उसे कुछ होगा तो नहीं ना? एमिली हिचकिचाती है। मॉम वो ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट कर दिया है और अभी भी कर रही है। शी इज सफरिंग फ्रॉम इंटरनल ब्लीडिंग, जो कि अभी तक नहीं रुकी। हेरल्ड बेचारगी के आलम में एमिली को देखता है। मॉम प्लीज ठीक से बताएं, क्या वो ठीक नहीं होगी? Is she not gonna make it? दुआ करो हेरल्ड, बस दुआ करो। इस वक्त हम और कुछ भी नहीं कर सकते। हेरल्ड की आंखों में आंसू नजर आते हैं। वो अपना सर झुका लेता है और एक कोने में खड़ा हो जाता है। हाय से आगे भी तो बोलो, या सिर्फ जेनिफर को हाय करने आए थे? नहीं, हाय कहने नहीं आया था। वो एक्चुअली ये बॉटल तुम्हें देनी थी। एक्सक्यूज मी, रुको, कौन हो तुम और ये सब कैसे कर लेते हो? यू कैन फ्लाई, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मैं कौन हूँ? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। इंसान की आइडेंटिटी मैटर करती है।
किसी के कोई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि कोई करता क्या है। नाम से ज्यादा एक्शंस और आइडेंटिटी से ज्यादा नेचर मैटर करती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये बार बार हो चुका है। एबनॉर्मल, फ्रीकिश, स्ट्रेंज, बचपन से यही सुनता आया हूं अपने बारे में। नॉर्मल लोगों के दरमियान कभी एडजस्ट नहीं हो पाया मैं मानता हूं कि मैं नॉर्मल लोगों से डिफरेंट हूं, मानता हूं कि उनकी तरह कभी नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा अपनी मर्जी से नहीं हूं। अपनी पूरी कोशिश करता हूं मैं कि नॉर्मल लोगों की तरह रहूं, लेकिन नहीं रह पाता, और शायद इसलिए कभी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। यही होता रहा है और यही होता रहेगा। हैरल्ड, लिसन टू मी। तुम परफेक्टली नॉर्मल हो। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम एबनॉर्मल हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम तुम में नहीं, प्रॉब्लम लोगों की सोच में है। मैंने काफ़ी सोचा है इस बारे में। पार्टी में जो मेरी और तुम्हारी डिस्कशंस हुई थी उसमें काफ़ी चीज़ें थी जिन पर तुम सही थे। यू आस्क्ड मी व्हाई आई वांटेड टू डिस्कवर हू फैंथम इज, और मेरे पास का कोई क्लियर आंसर नहीं था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बग़ैर किसी रीज़न के ये सब कर रही हूँ। पर अब मेरे पास रीज़न है। वो क्या? अगर मैंने कभी फैंथम को डिस्कवर कर लिया तो मैं उससे पूछूंगी कि वो ये सब क्यों करता है, क्या मिलता है उसे ये सब करके। बग़ैर कुछ मांगे, बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशंस के वो लोगों की हेल्प करता है, पर क्यों? इस सब से व्हाट डज ही गेन फॉर हिमसेल्फ? जरूरी तो नहीं कि किसी की हेल्प करने के लिए कुछ चाहिए हो, बट देन अगेन फैंटम क्या सोचता है वो तो फैंटम ही जाने। हेरल्ड हारी हुई हालत में एक कुर्सी पर बैठ जाता है। सब्र, तकलीफ, ये सब मेरी ताकत ने सिखाया है मुझे। दर्द, नफरत, अकेलापन, गुस्सा, ये सब जिंदगी में होने वाले हर हादसे से सीखा है मैंने। लेकिन भरोसा, प्यार, उम्मीद, खुशी, ये सब तुमने मुझे सिखाया है जेनिफर। मैंने तुमसे एक बार पूछा था जेनिफर कि तुम मेरे लिए क्या हो, क्या तुम्हें इसका कोई अंदाजा है? मगर आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ है कि इस सवाल का जवाब मैं खुद भी नहीं जानता। आज तुम्हें इस तरह देखकर मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। अपनी पूरी जिंदगी में दर्द का साथ तो रहा ही है मुझे, फिर क्यों आज जो मैं महसूस कर रहा हूं उसके आगे मेरा कोई दर्द मायने नहीं रखता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा। हेरल्ड की नजर आईसीयू के दरवाजे पर पड़ती है। तुम मेरी जिंदगी में एक सहारा हो, तुम मेरी दुनिया में मौजूद अंधेरे के उस पार की रोशनी हो। अगर मैंने मर्क्यूरियस को हरा दिया, इस सब को रोक भी दिया, तब भी तुम्हारे बगैर ये जीत मेरी सबसे बड़ी हार होगी। नहीं जेनिफर, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब इस तरह खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें ठीक होना होगा। तुम कहती हो ना कि मैं यहाँ के लोगों की उम्मीद हूँ, मगर आज मैंने जाना है कि मेरी उम्मीद तुम हो जेनिफर। तुम मर्क्यूरियस के लाए इस तूफान की लहरों में मेरे लिए एक किनारा हो। तुम्हारे बगैर मेरी जीत, मेरा बदला कुछ मायने नहीं रखता। You have to wake up, Jennifer. You just have to wake up. ये सब इस तरह खत्म नहीं हो सकता, इस तरह नहीं। एमिली हेरल्ड की तरफ चलती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। हिम्मत मत हारो हेरल्ड, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर रेस्ट कर लो। आई प्रॉमिस, जेनिफर की कोई भी अपडेट मिलेगी मैं तुम्हें उठा दूंगी। हेरल्ड उसे हारी हुई नजरों से देखता है। मॉम उससे कुछ नहीं होगा ना? मॉम अगर वो ठीक ना हो पाई तो? हेरल्ड इस तरह मत सोचो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और अगर वो ठीक ना हुई तो? अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो? हेरल्ड की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने आपसे कभी कहा नहीं मॉम, बट आई लव हर। आई लव हर अ लॉट। और आज अगर उसे कुछ हो गया ना मॉम, तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। मर्क्यूरियस ने मुझसे इतना कुछ छीन लिया है। मेरी जिंदगी में आप, जेनिफर और मेरे दोस्तों के सिवा और बचा ही क्या है? और अगर जेनिफर भी चली गई तो मेरी उम्मीद, मेरी खुशी, सब कुछ छिन जाएगा। मर्क्यूरियस मेरा सब कुछ ले लेगा। एक एक करके वो मेरी जिंदगी में मौजूद हर पॉजिटिव चीज को बर्बाद कर देगा, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डायना अपने घर में बैठी होती है। वो अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। कुछ देर बाद फोन उसके हाथ से छूट कर गिरता है
और उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। ये मुझसे क्या हो गया? जेनिफर, आई एम सो सॉरी। वो खड़ी होकर तेजी से घर से बाहर निकलती है। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। गॉड, व्हाट हैव आई डन? तुम ठीक कहती थी जेनिफर, मुझे मर्क्यूरियस का साथ नहीं देना चाहिए था। अपने फायदे के लिए मैंने क्या कर दिया है। बिकॉज ऑफ मी माई ओन डॉटर इज डाइंग। प्लीज बी ऑलराइट जेनिफर, प्लीज बी ऑलराइट। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar, arranged by Som Solanki and Hamza Rehan, narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom; Vinay Ban as Mercurius; Yumna Anjum as Jennifer Blackstone; Safwan Kazmi as Malcolm Williams; Huma Mansoor as Diana Blackstone; Nimra Nazneen as Olivia Grace; Aksa Sheikh as Roma Johnson; Jahanzeb Baloch as Arthur Jackson; Shubham Kumar as Perseus Smith; Abdul Wali Khan as Daniel; Laiba Kareem Khan as Claire Davis; Shubham Shahbadi as Justin; Muhammad Taha Junaid as John; Akash Mishra as Franklin; Bruce, random person; Bhaguraj Singh Rathor as Stephen, random student, Ben; Himra Ali as Emily Austin; Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, random person; Atul Kumar Kori as Anthony; Deepak Tamang as Robert.